तो हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम समझेंगे, ठीक ना। मैंने आपको बताया था कि हम लोग दो रिएक्शंस को और पढ़ेंगे अलग से, वो तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस का लेक्चर। और इसमें और भी कुछ बातों को डिस्कस करेंगे जो आपके बुक्स में लिखा हुआ है, वो सिर्फ लाइंस में लिखा हुआ है। हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि उस पर बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना। तो इसलिए हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, सीमेंट और जिप्सम जो पढ़े हैं, उसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे और उसके फॉर्मूले को भी देखेंगे इस वीडियो में। और एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक में अभी आपको दिखाऊंगा उसका डिफिनेशन और डिफरेंस करेंगे उस पे। और दो तीन कुछ केमिकल रिएक्शंस और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक एंड तक देखिएगा, तब आपको जाकर बहुत सारा इसमें बात आपको मिलेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और गाइस देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी वीडियो यहाँ पर आए तो आपके पास उसका सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस। इस पे आपका क्वेश्चन कभी डिफरेंशिएट करने या तो कभी डिफिनेशन लिखने दिया जाता है, तब आपको उसका डिफिनेशन लिखना है, एग्जांपल्स देना है और उस पर क्या करना है, हमको बताना है इसका क्या इन दोनों का एक प्रॉपर्टीज है, ठीक ना। क्या मतलब इसका क्या प्रॉपर्टीज है, क्या बिहेवियर होता है केमिकल रिएक्शन में। तो देखिए, तो अगर हम लोग बात करें, देखिए एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, पहले यहीं से समझिए कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक कहने का मतलब क्या है। तो देखिए, ये जो मैंने पहला पॉइंट लिख कर रखा है, ये एक तरह से इसका डिफिनेशन है। इसलिए मैंने लिखा ताकि अगर आपको डिफिनेशन लिखने मिले तो उसमें भी आपको इसी से हेल्प हो जाए। या तो डिफरेंशिएट कीजिए या तो डिफिनेशन लिखिए, किसी तरह से भी लिखिए, लेकिन इसको जरूर समझिए। तो देखिए, एक्सोथर्मिक कहने का मतलब, अगर इसका देखें, अगर इन दोनों का डिफिनेशन एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, तो देखिए एक्सोथर्मिक को चेक कीजिए। वो कहता है कि मतलब ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वहीं इंडोथर्मिक को देखें तो वो कहता है कि a reaction in which energy is absorbed either in the form of heat or light or electricity for breaking down or combination of reactants are called endothermic reaction। बहुत ही बड़ा हो गया ना, फिर भी बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आप सिर्फ समझिए। देखिए एक्सोथर्मिक, जो जैसा कि यही वर्ड से डिफाइन है एक्सोथर्मिक, इसमें कुछ पता चला एक्सोथर्मिक कुछ एक्स्ट्रा एग्जिट हो रहा है, ठीक ना, कुछ निकल रहा है एक्सो से। इस तरह से याद रखिए, एक्सो मतलब एक्स्ट्रा क्या दे रहा है, हीट दे रहा है, एनर्जी एक रिलीज होगा इसमें जो हीट के फॉर्म में होगा, तो इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक। कोई भी केमिकल रिएक्शन में कुछ हीट एनर्जी रिलीज होगा, उसको कहेंगे क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस वर्ड से याद रखिएगा, एक्सो मतलब एक्स्ट्रा या कुछ एग्जिट कर रहा है, कुछ दे रहा है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जिसमें हीट आ रहा है, हीट एनर्जी। वहीं बात करें इंडोथर्मिक, देखिए इंडो मतलब ये होता है अंदर, मतलब कुछ एनर्जी को मतलब ये क्या करेगा, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा, उसको क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जिसमें एक सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है तो वो बाहर के सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको कहेंगे एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक की बात करें तो उसमें क्या होगा आपका, वो बाहर के एनर्जी सराउंडिंग को एनर्जी दे रहा है, ठीक ना, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। तो वही डिफिनेशन कहता है कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ठीक ना, हीट इज रिलीज्ड या हीट इज इवॉल्व अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कोई भी यहाँ पे रिएक्टेंट रहेगा, आप देखते हैं कि उसके बाद हमने आपको लाइव एक्सपेरिमेंट में भी दिखाया था, उसका टेम्परेचर मेजर करके बताया था कि किस तरह टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं या एंडोथर्मिक, मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट में। तो रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट देता है, साथ में क्या हीट एनर्जी निकालता है, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। और वही बात करें कि इंडोथर्मिक, तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इसका कहने का मतलब, इसमें क्या होता है इंडोथर्मिक में, कभी कभी एक तो देखिए आपका हीट वाला, अगर आप लोग पिछला ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे तो उसमें देखेंगे हीट देने के बाद वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे रहे थे, तो वो हीट में आ जाएगा। और लाइट में आपका हो गया, जैसे कि AgCl का हमने एग्जांपल दिया है, तो हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पर देखिए AgCl जो है सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag+Cl टू गैस में निकल जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें आपका देखिए एक एग्जाम्पल हो गया, कभी हम इस पे स्पेशल वीडियो दे देंगे। फिलहाल आप समझिए कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से जिस रिएक्शन का ब्रेक डाउन करते हैं, वो आपका आ गया इलेक्ट्रिसिटी में। तो उसमें भी आपका क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। अब देखिए यहाँ हीट की बात करें एनर्जी की, वहाँ बात सेम है, सिर्फ यहाँ एनर्जी अगर बोल रहे तो समझ जाइए कि यहाँ हीट की ही बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए लिखा हुआ है ब्रेकिंग डाउन, यहाँ पर जो है आपका हीट या तो लाइट होगा या तो इलेक्ट्रिसिटी, तीन फॉर्म में हो सकता है। क्या करता है ब्रेकिंग डाउन, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड, या तो
क्या होगा ना, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, या तो कोई भी इधर जो रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट है कितना भी एलिमेंट 2 3 4 वो जाके या तो कॉम्बाइन हो रहा है, या तो एक रिएक्टेंट यहाँ पर वो मल्टीपल प्रोडक्ट सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो वही कहता है या तो ब्रेक डाउन होगा उसका, या तो वो क्या होगा, कॉम्बाइन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगा। तो उसको क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। तो क्लियर है या नहीं? मुझे लग रहा है अब ये बिल्कुल क्लियर होगा। इसका डिफिनेशन मैंने पूरी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए इसको देखते हैं सेकेंड पॉइंट। तो पहला पॉइंट हम देख लीजिए, बहुत ही आसान है, समझा भी दिए। सेकेंड पॉइंट कहता है द एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए इसी के बाद याद रखना है। मतलब अगर आपको ये डिफिनेशन समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि एनर्जी इसमें क्या होता है, रिलीज होता है। सिस्टम से एनर्जी रिलीज होकर सराउंडिंग में पहुंचता है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के भी मदद से समझेंगे। देखिए कहते हैं कि बर्निंग ऑफ, इसमें एग्जाम्पल आ गया थर्ड पॉइंट में जो आपका कहता है एग्जाम्पल देना जरूरी है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे मीथेन को जलाइए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या देगा, CO2 प्लस H2, और बहुत सारा हीट रिलीज होता है या नहीं, हम लोग इसका यूज भी करते हैं। तो देखिए जितना भी नेचुरल गैस रहेगा या कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहेगा, अगर उसको हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमेशा याद रखिए CO2 देगा प्लस H2O वाटर को रिलीज करेगा और हीट जरूर देगा, मतलब एक एनर्जी जरूर रिलीज करेगा जो हीट के फॉर्म में होगा। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। आप देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, एक्सप्लोजन्स, न्यूक्लियर फिजन, ये सब भी जितने एग्जांपल है ना वो इसी में आते हैं, वो भी एक्सोथर्मिक है। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी आपका इसी में आता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें बहुत ही अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। और एक्सप्लोजन तो आपको पता ही है, आपको कोई भी एक्सप्लोसिव्स ऐसे मटेरियल जो फटते हैं या ब्लास्ट होते हैं तो उसमें भी तो क्या होता है, आपका हीट एनर्जी, बहुत सारा हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये समझ में आ गया एक्सोथर्मिक। अब इंडोथर्मिक की बात करें तो सेकंड पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट तो क्लियर है, इसमें कहता है एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। जस्ट इसका अपोजिट होगा, इसमें क्या होगा, एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं, और यहाँ क्या आ रहा है, सिस्टम से मतलब बाहर सराउंडिंग से एनर्जी ले रहे हैं सिस्टम में। तो ये समझ में आ रहा है, वही कहता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से टू द सिस्टम, और यहाँ पर एनर्जी को रिलीज करते हैं सराउंडिंग में, सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सराउंडिंग से एनर्जी ले रहे हैं सिस्टम में। तो ये भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट कहता है कि ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, अभी हम इस पे डिस्कस भी करेंगे आगे अभी। तो देखिए फिलहाल इसके एग्जांपल को समझिए। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में जब इसको रखिएगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या देता है, Ag प्लस Cl2 गैस आपका रिलीज होगा, ठीक है। ये मेटल रिलीज होता है सॉलिड। अगर आप लोग स्टेट दिखा दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे आपका पूरा रिएक्शन क्लियर रहता है, बैलेंस भी कर लीजिएगा। एक ये हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस, एवापोरेशन, ये सब क्या आता है इसमें, इंडोथर्मिक रिएक्शंस में आता है। तो अब देखिए आपको एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक का मैंने आपको सारा डिफरेंस उसका बता दिया, या तो आप इसको डिफिनेशन लिखने दे तो उस वे में भी लिख सकते हैं, अगर डिफरेंशिएट करने दे तो 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। तो ये देखिए नोट हो गया या नहीं, इसमें 2 पॉइंट और हमारा रह गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बुक्स में वो भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का बुक अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि उसमें एक बात किया गया है, जो डाइजेशन प्रोसेस होता है हमारा, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो भी खाते हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है, कार्बोहाइड्रेट वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज जाकर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है हमारे सेल्स में जाकर, और वो क्या रिलीज करता है, वो निकालता है CO2 प्लस H2O देता है, प्लस हमें एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी, जिससे हम लोग फिर हमने अपने वर्क को कर पाते हैं। तो फूड जो लेते हैं वो भी एक तरह से क्या, हमारा जो रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, मतलब ग्लूकोज का जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ में, वो देता है CO2 प्लस H2O। तो उस प्रोसेस को भी क्या करते हैं, वो भी आपका इसी में आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारा एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक ना। तो वो भी किस में आ गया, एक्सोथर्मिक। एक तो ये हो गया आपका, और अगर और कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नहीं, एक तो ये हो गया बर्निंग ऑफ, हाँ एक आपका जो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो हमने बताया यहीं से आपका एक और एक एग्जाम्पल निकल कर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग ये समझ जाइएगा ना, मतलब एग्जाम्पल से आप लोग को और क्लियर हो जाएगा कि एक्सोथर्मिक होता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल को कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए आपको कोई भी रिएक्शन दे दिया जाए, तो अगर आप लोग नहीं पहचान पा रहे कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक, तो ये सब एग्जाम्पल्स कुछ हेल्प करेंगे, जो मैंने आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जैसे कि मैंने आपको लिखा था रस्टिंग ऑफ आयरन, मान लीजिए ये दे दिया जाता तो आप नहीं पहचान पाते, क्योंकि इसमें बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। तो ये भी इसलिए सबको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, तो आप लोग आराम से कोई भी रिएक्शन में ना अपने दिमाग को लगाकर उसको बता सकते हैं वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, ठीक ना।
तो एक तो आपका हो गया डाइजेशन प्रोसेस भी हो गया एक्सोथर्मिक, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी हो गया एक्सोथर्मिक, और रस्टिंग आयरन एक्सप्लोजन तो आप लोग कर ही सकते हैं, ये एक्सोथर्मिक है ही। और एक आपका हो रहा है जैसे कि कोई भी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है ना, वो भी आपका एक्सोथर्मिक में आता है, ठीक ना। जैसे कंपोस्टिंग वगैरह जो हम लोग करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल्स जो भी हम डिकम्पोज होता है वो भी एक तरह से क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब समझिए जितना भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर उसका रिएक्शन हो रहा है कुछ, तो वो जरूर ना जरूर अगर CO2H2 निकालेगा हीट भी जरूर निकालेगा। तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इधर इंडोथर्मिक में तो आपको कुछ बात याद रखना ही पड़ेगा। तो जो आपका हो गया ये सब मेल्टिंग ऑफ आइस, एवापोरेशन, ये सब क्या है आपका इंडोथर्मिक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर प्रोसीड करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, तब तक नोट कीजिए। तो अब हम लोग 2 केमिकल रिएक्शंस को और नोट करेंगे, उससे आप समझ पाएंगे कि इंडोथर्मिक रिएक्शन का थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, ठीक है ना। तो इंडोथर्मिक जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, एक्सोथर्मिक का तो पूरा अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे जो एग्जांपल दिए थे। इंडोथर्मिक का और थोड़ा एग्जांपल देख लीजिए, और ये आपका पार्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो पढ़े थे उसका भी यह एग्जाम्पल है। इसको अलग से इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको नोट करेंगे और थोड़ा सा डायग्राम वे में इसको समझेंगे। तो देखिए ये जो है हमारा, ये कुछ देर है चाइना डीज जो हमने लिया है, इसमें चाइना डीज, इसमें जो आपका यहाँ लिया गया है वो है आपका सिल्वर क्लोराइड। अब देखिए ये रिएक्शन में क्या खासियत है वो देखिएगा, डिकम्पोजिशन इसका किस तरह होता है। तो बोलते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, या बोलते हैं इसको यूं एक्सप्रेस करते हैं कि जब हम लोग चाइना डीज या कुछ भी लीजिए, सिल्वर क्लोराइड हो गया या सिल्वर ब्रोमाइड, उस तरह के रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम लोग हमेशा घर में जब रखते हैं ना उसको, तो हम कभी भी उसको लाइट में नहीं ले जाते हैं, उसको हमेशा कहीं डार्क रूम में कैप्चर करके मतलब स्टोर करके रखते हैं। उसको कभी भी अगर ले जाइएगा जहां से लाइट आ रहा है, रोशनी आ रहा है, अगर ऐसा जगह पे रख दीजिएगा, फट से उसका क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा रिएक्शन, तुरंत वो कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ प्रोडक्ट देने लगेगा। तो उसको थोड़ा सा नोट कीजिए और देखिए, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें कहता है कि जैसे ही मान लीजिए कि अभी क्लोज है, यहाँ पर अंधेरा है छाया हुआ, ठीक, ये याद रखिए, यहाँ बहुत ही अभी क्लोज है, एकदम अंधेरा है, बहुत सारा अंधेरा है, यहाँ पर अंधेरे रूम में ये स्टोर किया हुआ। आप बोलते हैं कि इसका जैसे ही विंडो खोलेंगे तो देखिएगा क्या होगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा, एक्टिविटी को देखिएगा। फिलहाल ये लाइव नहीं है, फिर भी हम दिखा रहे हैं आपको, बता रहे हैं कि कैसे ये होता है, तो थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिएगा। अब हम खिड़की खोलने वाले हैं, तो देखिए खिड़की खोल रहे हैं, क्या होता है। अब यहाँ पर हम इसका खिड़की को खोल रहे हैं, तब देखिए खिड़की खुल गया है। तो अब जब ये खुल गया है तो यहाँ से अब आपको पता होगा लाइट आएगा, बहुत सारा सनलाइट। अब सनलाइट आ रहा है, जब भी देखिए सनलाइट आ रहा है, जैसे ही सनलाइट इस वाच ग्लास के अंदर आएगा जो सिल्वर क्लोराइड पे पड़ेगा डायरेक्ट, अब देखिएगा ये धीरे धीरे क्या होगा आपका, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना। ये सिल्वर क्लोराइड आपका होता है व्हाइट कलर का। किस कलर का होता है, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर का होता है। अब क्या होगा, सनलाइट जैसे इस पे पड़ेगा यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्रे कलर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब केमिकल रिएक्शन को देखिएगा क्या होता है। यहाँ पर आपका प्रेजेंट है सिल्वर क्लोराइड AgCl। जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ता है, सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे ही लाइट पड़ा तो फट से कन्वर्ट हो गया किस प्रोडक्ट में, Ag+Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो सॉलिड रहेगा। तो ये जो है AgCl पे जैसे ही लाइट पड़ा वो किस में कन्वर्ट हो गया, Ag+Cl2 गैस में, ठीक है। तो इसको आप लोग बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 2 लगा दे, यहाँ पर भी 2, तो बैलेंस करना जरूरी है। तो आप लोग ने देखा जैसे ही AgCl पर, सिल्वर क्लोराइड पर सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, वो Ag मेटल सिल्वर मेटल में कन्वर्ट होता है, प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होता है। और इसमें एक बात यह याद रखिएगा कि जैसे ही लाइट पड़ता है ये सिल्वर क्लोराइड वो आपका व्हाइट कलर का होता है, लाइट पड़ने के बाद वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला लेक्चर अगर आप लोग ने देखा होगा जिसमें हमने आपको बताया था, पहला या दूसरे में, और 4 था उसमें, तो आप लोग देख लीजिएगा वो लेक्चर में। तो देख पा रहे ना, कभी चेंज इन स्टेट हो रहा है, कभी चेंज इन कलर हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो वो सारा क्या है ना, उससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस वहां पर इन्वॉल्व है। अब देखिए उसके बाद आपका एक और एग्जांपल है इसी बेस्ड पर, मतलब इसी तरह का एक रिएक्शन और है, तो उसको भी एक बार देख लीजिए। वो आपका कहता है कि AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड में, जब इसको भी क्या होता है, सेम टाइप का चलता है। इसमें भी जब सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या होता है, सनलाइट जैसे ही पड़ेगा AgBr में, वो भी टूटकर आपका अलग हो जाता है, जो Ag+Br2 गैस रिलीज करता है। ये आपका सॉलिड। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं, Br2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो यहाँ पर भी 2 देना पड़ेगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, इसी टाइप में आ गया आपका
तो ये दोनों जो देखिए आपका एक तरह से आपका ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है और इंडोथर्मिक भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग सनलाइट लाइट को हम लोग ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहा है इस रिएक्शन में, उसके बाद यह कुछ प्रोडक्ट दे रहा है आपका। तो इंडोथर्मिक में आप लोगों ने देखा था 3 तरह से आपका इसमें काम होता है, या तो हीट देकर उसका डिकम्पोजिशन किया जाता है, जो पहले पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। इसमें देखिए कि लाइट देकर हमने कन्वर्ट किया इसको प्रोडक्ट में। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे, ठीक ना, केमिकल रिएक्शंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है कार्बन रॉड को डुबा कर, उसमें कुछ आपका बुक में होगा, देख लीजिएगा। तो यानी कि इसमें हम लोग देख लिए। अब देखिए इसमें ये जो दोनों टाइप्स का रिएक्शन है, तो उसे नोट कीजिएगा कि दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ, ठीक है। इसका अगर यूजेस लिखने आए तो एक इसका यूज है, अगर कभी क्वेश्चन दे दिया जाए 1 वर्ड एमसीक्यू वगैरह, तो ये जो दोनों टाइप का जो रिएक्शन है, ये दोनों कहाँ यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये रहा कुछ, एक तो हो गया आपका ये एंडोथर्मिक भी और डिकम्पोजिशन भी, तो इसलिए हमने इसको अलग से बता दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, उसका प्रॉपर्टीज को देखेंगे और जो भी है उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज उसको भी नोट करेंगे। तो फिलहाल इसको नोट कीजिए, इसको हम मिटाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में सिर्फ ये थोड़ा सा लिख कर वहां छोड़ दिया गया है, लेकिन यह आपका बोर्ड में आता है, इसलिए आप लोग जब प्रीवियस ईयर्स के पेपर को चेक कीजिएगा तो आपका ये सीबीएसई बोर्ड में आया है, ठीक ना। कभी फार्मूला के रूप में आता है, कभी ये रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका आता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आज पढ़ेंगे और देखते हैं इसमें कुछ फार्मूले से, और एक आपका जो ये मेन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, और उसके बाद इसके प्रिपरेशन मेथड को देखेंगे, फिर इसके यूजेस को भी देखेंगे, और फिर इसमें पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज को भी देखना है। तो मतलब बहुत सारा पॉइंट्स इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसको हम लोग पीओपी, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसके नाम से भी जानते हैं, पीओपी। इसको देखिए कहते हैं, इसका जो फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको कहते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ से चेक कीजिए, CaSO4.12H2O। अब देखिए ये जो हाफ है इसी के लिए यूज हुआ है, हेमीहाइड्रेट हाफ H2O। CaSO4 जो है आपका कैल्शियम सल्फेट, और हेमीहाइड्रेट के लिए हाफ H2O। अब देखिए इसको बनाते कैसे, तो ये बोलते हैं जो जिप्सम है, जिप्सम का जस्ट फार्मूला देखिए थोड़ा सा, ये डाइहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको कहते हैं ये जिप्सम है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। तो एक बार इसको लिख लीजिएगा, इसका जो नेम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये डाइहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो ये देखिए ये क्या है आपका जिप्सम, ये हो गया जिप्सम। देखिए जिप्सम को बहुत इंपॉर्टेंट 373 केल्विन पर जब हीट किया जाता है, जिप्सम को 373 केल्विन पर जब हीट करेंगे तो वो देता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है उसका वो लूज कर जाता है, ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करेगा जिप्सम, कब? जब हीट करेंगे 373 केल्विन पर, तो वो देगा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसके यूजेस और प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स वो लूज करेगा। तो यानी कहने का मतलब, अगर हम इसके प्रिपरेशन मेथड को लिखे तो बस एक थोड़ा सा एक लैंग्वेज लिखना है कि व्हेन जिप्सम कहने का मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज हीटेड at 373 Kelvin, then it loses some of its water molecules, and converted into plaster of Paris.
जब भी आपका अगर बोर्ड में पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कि आपको केमिकल फार्मूला लिख के बताइए या प्रिपरेशन मेथड बताइए, तो आपको बस यहाँ से लिख देना है कि इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन देन इट लूसेस सम ऑफ इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इस रिएक्शन को जरूर वहां दिखा दीजिएगा। देखिए क्या है, CSO4.2H2O, ये जिप्सम का फार्मूला है, 373 केल्विन यहाँ दिखाएंगे। उसके बाद ये क्या देता है, CSO4.12H2 जो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, प्लस 3/2H2O। इसको याद रखिएगा। देखिए कैसे आया, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स था ना वाटर का, जो 2H2O है। अब देखिए हाफ H2O यहाँ चला गया, जितना बच गया इसको ऐड कीजिएगा। हाफ H2O प्लस 3/2, हाफ प्लस 3/2 कितना हो रहा है, 314/2, मतलब 2 देखिए कट गया, यही तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो है कुछ यहाँ से आपका यही जो लूज कर जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स और प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। तो याद रखिएगा ये केमिकल फार्मूला जो आपका है, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके कुछ यूजेस को देखेंगे और इसके प्रॉपर्टीज को भी चेक करेंगे, तो उसको भी नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इसको नोट कीजिए और इसे हम मिटाते हैं। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका यूजेस पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे, ठीक ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन आता है इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से किसी तरह से भी घुमा फिरा कर दिया जाता है, आप लोग बिल्कुल वहां पर उसे आराम से उसका आंसर लिख पाएंगे। तो इसलिए हम इसके प्रॉपर्टीज को भी बताने वाले हैं और यूजेस भी। बहुत ही सिंपल है इसलिए बता भी रहे हैं, और इससे क्वेश्चंस आता है, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, CBSE बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार पलट के देखिएगा। इसको पढ़ने के बाद आप सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज को भी चेक कीजिए, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज किसका बता रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका एक प्रॉपर्टीज कुछ होता है, कुछ यूजेस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज को। तो बोलता है इट इज अ व्हाइट पाउडर। ये देखिए व्हाइट पाउडर होता है जो आपका, जब जिप्सम को हीट करके उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने बनाया तो वो किस कलर का होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। तो इसका एक प्रॉपर्टी हो गया कि ये व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है ना। दूसरा जो गया, इट हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग हार्ड ऑन वेटिंग विथ वाटर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये इसका, इससे आपको पता चलेगा इसका यूज कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बोलता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक प्रॉपर्टी है कि जब भी वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो तुरंत हार्ड हो जाता है, मतलब इसमें हार्डनिंग की प्रॉपर्टी है। जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा, जिसमें वाटर में उसको गीला करेंगे, तुरंत हार्ड हो जाता है। तो ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी थर्ड नंबर, स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। इसको देखिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर किया जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे अभी हमने पिछले में पढ़ा कि जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होगा, वाटर के कांटेक्ट में आने से ही इसका प्रॉपर्टी है वो हार्ड हो जाता है तुरंत। तो इसलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। तो ये इसका कुछ प्रॉपर्टीज हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब इसका देखिए यूजेस को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मेन जो आपका ये यूजेस ही है, क्योंकि इसका यूजेस बहुत ही तरह से किया जाता है, आप लोग देखे भी होंगे। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं कि यूज्ड इन हॉस्पिटल्स बाय डॉक्टर्स टू करेक्ट द फ्रैक्चर्ड बोन्स। अब देखिए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है। आप लोग देखे होंगे, जब अब अगर आप लोग कभी चेक किए होंगे कि जब भी ये बोन्स वगैरह फ्रैक्चर्ड हो जाता है किसी का, तो वहां पर जो उसमें बैंडेज लगाया जाता है तो उसमें कुछ वो लोग व्हाइट पाउडर डालकर उसको पूरा हार्ड करते हैं उसको। तो वहां पर क्या रहता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कहलाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये देखे होंगे, चेक कीजिएगा एक बार। फ्रैक्चर्ड बोन्स को उसको करेक्ट पोजीशन में लाकर उसको पूरा सेट कर दिया जाता है। तो उसमें तो वाटर ऐड किया जाता है, जो हमने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा। तो उसमें वाटर डालने से क्या होता है, वो हार्ड कर देता है पूरा, बैंडेज लगाकर उसके बाद उसको जब लगा देते हैं पूरा, तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। उसके बाद उसको उससे हमारा क्या होता है, एक पोजीशन पे रहने के बाद वो हार्ड कर देता है। उसके बाद उसको 1-2 महीने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जाकर वो हमारा फ्रैक्चर्ड बोन्स एक जगह जाकर वो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहला नंबर हो गया। दूसरा कहता है कि इट इज यूज टू मेक टॉयज एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स। अब देखिए ये टॉयज बनाने में और डेकोरेटिव मटेरियल्स में भी यूज किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है। थर्ड हम लोग कहते हैं क्योंकि यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द स्मूथनेस ऑफ सरफेस। अब देखिए ये बहुत ही चिकना होता है, तो इसलिए उससे क्या होता है ना, हम लोग देखेंगे कि घर वगैरह में जो प्लास्टर करते हैं तो उसमें जो हम लोग पुटी वाल चढ़ाते हैं, पुटी वाल जो होता है आपका क्या होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। तो वो भी आपका क्या रहता है, एक तरह का प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो वो सरफेस को पूरा क्या करता है, चिकना कर देता है। तो ये रहा कुछ हमारा यूजेस और उसका प्रॉपर्टीज जो हमने आज देखा। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स को डिस्कस किए। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सारे नोटिफिकेशन को ऑल पे टिक कर दे, ताकि क्या हो, जब भी यहाँ पर वीडियोस अपलोड हो तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अब देखिए वीडियोस बनाने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक बटन को जरूर हिट कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दे, ताकि क्या हो, वो भी यहाँ पर आकर क्लास अटेंड कर पाए और उन्हें भी
इन सभी लेक्चर्स का फायदा हो पाए, तो उनका भी हेल्प हो जाएगा। तो अगर आप लोग शेयर कर देते हैं तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में और कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बच गए तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो टिल हैव अ नाइस डे, बाय बाय, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।